हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विथ आशुतोष में। उम्मीद कर रहा हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जुड़िए इस बेहतरीन एजुकेशनल चैनल से। इसमें हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कास्ट दी जा रही है मेरे और मेरे टीम द्वारा। ठीक है। जनता में राजा की छवि क्या थी, इसको देखते हैं। जनता में राजा की छवि कैसे थी, ये अभिलेखों में विवरण नहीं किया गया था। साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभवों का विवरण कम ही छोड़े गए हैं इन अभिलेखों में। इतिहासकारों ने इसके निवारण करने का प्रयास किया। उन्होंने जातक कथा और पंचतंत्र जैसे कहानियों को उठाया। जातक कथाओं में जातक कहानी किस्से कहानियां हुआ करती थी जो राजाओं के बारे में बताती थी कि राजा कैसे उनके होते थे। गंध तिंतु एक जातक कथा का नाम है जिसमें कहानी में एक कुटिल राजा को की प्रजा किस प्रकार दुखी है इसको बताया गया है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान और पशुपालक, ग्रामीण बालक, यहाँ तक कि जानवर भी शामिल थे। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में यह बताने लगने गया कि लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, तो एक एक करके सबने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। उनकी शिकायत थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं तो दिन में कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारी। ऐसी परिस्थिति में लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए हैं। इतनी बुरी हाल थी, ये कहा गया। जैसे कि इस कथा से पता चलता है राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करता था, जिससे किसान खास तौर पर त्रस्त रहते थे। इस जता कथा से पता चलता है कि संकट से बचने के उपाय जंगल में भाग जाना है। जंगल में वो लोग अपने आप को भाग जाते थे और जंगल में कोई कर नहीं लगता था। वहाँ पे दिक्कत होती थी, बहुत सारी दिक्कतें होती थी। वहाँ पे जानवर रहते थे, जानवरों से दिक्कत होती थी, शेर बाघ आदि रहते थे, उससे दिक्कत होती थी, लेकिन कर नहीं देना पड़ता था। उपज बढ़ाने के तरीके। उपज बढ़ाने का तरीका हल का प्रचलन था, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा और कावेरी की घाटियों में के उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहां लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई होती है। इसके अलावा गंगा घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज भारी मात्रा में वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों के लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। उपज तो थी लेकिन इसके लिए मेहनत भी अच्छी खासी करनी पड़ती थी। यद्यपि लोहे का फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन हलों का उपयोग महाद्वीप के कुछ ही हिस्सों में होता था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे जो डेटा याद है, 1 से 2% ही स्टार्टिंग में शुरू हुए थे। मतलब इतने कम लोग थे जिनको अच्छे हल मिला करते थे, नहीं तो लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। अब समझ लीजिए, लकड़ी के हल बार बार टूट जाते थे, अच्छी जुताई नहीं करते थे, ऐसी प्रॉब्लम होती रही होगी। पंजाब राजस्थान जैसी अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे का फाल वाले हलों का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। पंजाब और राजस्थान में 20वीं सदी में पूर्व हुआ। 20वीं सदी का आप समझ रहे हैं ना, 20वीं सदी मतलब 1900 से 2000 तक। ठीक है, 20वीं सदी में पूर्व शुरू हुआ। जो ऐसे इलाके कभी अधिक उपयोगी थे। उपज बढ़ाने का तरीका कुआं, तालाब और कहीं कहीं पर नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। व्यक्तिगत लोगों और कृषकों समुदाय से मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए जाते थे। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोगों को प्रायः राजा और प्रभावशाली लोग ही करते थे, जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में कराया। जो भी काम करते थे वो अभिलेख के माध्यम से या अपने आप को अपने प्रचार के रूप में करते थे। जैसे आज के राजनीति में होता है, किसी ने कुछ भी करा है, एक पुलिया भी बनवा दिया है, तो उसके लिए अपना अपना नाम ले लेता है कि भैया मैंने करवाया ये चीज़, आप ये मैंने करवाया, ये मेरे शासन में हुआ। ऐसे करते थे, पहले भी ऐसे ही हुआ करता था। ग्रामीण समाज में भिन्नताएं। यद्यप खेती की नई तरीके उपज तो बढ़ी, लेकिन उसमें लाभ समान नहीं था। इस बात का प्रमाण है कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तराभेद बढ़ता गया। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतीहर, श्रमिक, छोटे किसानों और बड़ी जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गहपति पाली भाषा में लिखित गहपति में प्रयोग छोटे किसान और जमींदारों के लिए किया जाता था। गहपति, यहाँ पे लिख लीजिए, गहपति इंपॉर्टेंट चीज़ है। गहपति मतलब छोटे किसान, छोटे किसान। ठीक है। और इधर वेल्लार मतलब बड़े जमींदार।
बड़े जमींदार, ये ऐसे क्वेश्चन आता है, ये एसएससी में डायरेक्ट आता है और इसमें भी आ जाता है। हलवारों को उर्वर, दास को अड़िमई जैसे शब्दों से प्रयोग किया जाता था। इन वर्गों की भिन्नताएं भूमि के स्वामी, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग के आधार पर था। ऐसी परिस्थितियों में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसके प्रायः विधि ग्रंथों में की जाती है। गहपत के बारे में दिया गया है, गहपत घर का प्रमुख होता था, ये लिखा गया है, गहपत घर का प्रमुख होता था और सबका नियंत्रण रखता था। आगे चलते हैं, भूमिदान और नए सम्राट जमींदार। भूमिदान इस ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों में भूमिदान का प्रमाण मिलते हैं। राजा लोग या बड़े लोग भूमिदान करते थे। इसमें कई उल्लेख अभिलेखों में भी मिलते हैं। कुछ ऐसे अभिलेख पत्रों में लिखे हैं जिनका अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों के प्रमाण के रूप में दिया जाता है जो भूमिदान देते थे। भूमिदान के जो प्रमाण मिले वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मणों को दिए जाते थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्राह्मण या धार्मिक संस्थाओं को ही भूमिदान दिया जाता था, गरीबों को नहीं दिया जाता था। शोषण की शुरुआत हो रही है अभी। अधिकांश अभिलेखों में संस्कृत अधिकांश अभिलेखों में अधिकांश अभिलेख संस्कृत में होते थे। ठीक है, विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद कुछ अभिलेखों के अंश संस्कृत में ही हैं, कुछ तमिल, तेलुगु जैसे स्थानीय भाषाओं में हैं। आइए अभिलेखों पर विचार करते हैं। प्रभावती गुप्त ने आरंभिक भारत में सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती गुप्त, देखिएगा, प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय वही है जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। विक्रमादित्य, इतिहास में 14 विक्रमादित्य थे, 14 विक्रमादित्य थे और लास्ट था हेमू। ठीक है, लास्ट हेमू था, सबसे प्रभावशाली चंद्रगुप्त द्वितीय था जो विक्रमादित्य की उपाधि लिया था, सबसे प्रभावी चंद्रगुप्त द्वितीय था। उसका विवाह दक्कन पठार के वाकावट परिवार में हुआ, वाकावट परिवार में, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रियों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था। देखिए ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिएगा, महिलाओं की भूमिका अगर मैं सोसाइटी से भी जोड़ूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है। यहाँ पे अभी महिलाओं की जो भूमि पर अधिकार नहीं है, स्वतंत्र अधिकार नहीं है। यहाँ पे दो चीज़ें उठ रही हैं। ठीक है, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी, उसने दान भी किया था। देखिए राजा वर्ग की थी, इसलिए इनके पास भूमि था। ये लाइन आपको इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट था, आप इसको कर सकते हो। प्रभावती गुप्त 7वीं शताब्दी, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी प्रभावती गुप्त, उनके पास भूमि भी था और उन्होंने दान भी किया था। ठीक है, उनका एक कारण यह भी हो सकता है क्योंकि वह रानी थी और इसलिए यह एक उदाहरण विरला भी है जहां यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। अभिलेखों में हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इसमें ब्राह्मण, किसान, अन्य प्रकार के वर्ग भी शामिल हैं जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधानों की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था, संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। ठीक है, यहाँ पे ग्रामीण प्रजा की बात की जा रही है जो किसान था और उसको किस प्रकार कर राजा को ही देना पड़ता था, ये बात कह रहे हैं। भूमिदान अभिलेख देश में कई हिस्सों में पाया जाता है। क्षेत्रों में दान की गई भूमि को का माप अंतर है, कहीं कहीं पे छोटे छोटे टुकड़े और कहीं कहीं पे बड़े बड़े क्षेत्र दान किए जाते थे। साथ ही भूमिदान में प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। यानी जैसे उत्तर भारत में जो भूमिदान होता था उसमें होता था कि भूमिदान करने के बाद वो भूमि का पूरी तरह स्वामित्व उसी को चला गया जिसको दान मिला है। कुछ जगह पे होता था कि कुछ अगर गलत करेगा तो वापस ले लिया जाएगा, कुछ जगह पे है उसका कुछ हिस्सा लेगा, ऐसे होते थे। भूमिदान के अलग अलग प्रकार थे। भूमिदान का प्रभाव एक गर्म विवाद का विषय बना रहा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि के नए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की एक राजनीति थी। ठीक है, रणनीति, राजनीति थी। कुछ विद्वानों का कहना है भूमिदान दुर्लभ होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत था। राजा शासक और सामंत पर दुर्बल होने लगता था। उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थन जुटाने प्रारंभ कर दिए। क्या होता था, जैसे राजा कमजोर हुआ, ये रहा राजा, जैसे ये राजा की डायनेस्टी है, ये कमजोर हुआ,
और सामंत जो थे, इनके अंदर जो सामंत थे, सामंत वर्ग एक्टिव हो रहे हैं, ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं। तो राजा क्या करता था, भूमि दान करता था जनता में, जनता को खुश करता था ताकि इनका समर्थन बना रहे। राजनीति, इसको ही कहते हैं राजनीति, ये मान रहे हैं। राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर पर मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहता था। जैसा कि पहले अध्याय में हमने बताया था आपको कि राजा को प्रभुत्व मतलब ईश्वर के समान रखा जाता था, अपने आप को बहुत ऊपर मानता था राजा। लेकिन यहाँ पे राजा अब राजनीति ये करेगा कि अपने आप को इंसानी रूप में बता रहा है कि देखो मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ, तुम खुश रहो। प्रजा को खुश करने का एक ढोंग कहते हैं, ढोंग करते थे, या ऐसा ढोंग भी कह सकते हो। और कुछ लोग थे सच्चे मन से भी किया करते थे। अब भाई पैसे वाले लोग थे, हो सकता है। प्रभावती गुप्त की जो बात कही ये यहाँ पे लिखी गई है, आप इसको ले सकते हो। अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। अग्रहार, अग्रहार अगर शब्द आए तो क्या है, वह भूभाग जहाँ पे ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी उसे अग्रहार कहते थे। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर वसूले नहीं जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। क्या था ना कि अब देखिएगा, देखिए ध्यान से देखिए, जो ब्राह्मण वर्ग था, ब्राह्मण ब्राह्मण मैं बी से लिख रहा हूँ ब्राह्मण को, ब्राह्मण था, उसको जो भूमि दी जाती थी उसको कह रहे हैं अग्रहार। अग्रहार भूमि दी जा रही है। अग्रहार भूमि पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगेगा, या ब्राह्मण पर कोई कर नहीं लग रहा है अभी तक। ठीक है, जब तक मुस्लिम साम्राज्य नहीं आता, मुस्लिम लोग नहीं आते, तब तक ब्राह्मण पे कभी कर नहीं लगाया गया है। साथ ही ब्राह्मणों की ये अधिकार है कि वो कर ले सकते हैं, कर वसूल सकते हैं क्षेत्र में, कि भाई ब्राह्मण है कर वसूल सकते हैं, ऐसा अधिकार दिया गया था। ठीक है, भूमि के प्रचलन से राज्य और किसानों के बीच में संबंध की झांकी मिलती है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे पशुपालक, संग्राहक, किसारी, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार। ये जगह जगह घूमने वाले लोग थे। सामान्य तौर पर ऐसे अपने जीवन आदान प्रदान का विवरण नहीं रखते थे, इनको भूमि नहीं मिलती थी। नगर और व्यापार, आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानी थे। प्रायः सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्गों के किनारे बसे थे। उज्जैनी जैसे कुछ नगर भूतलों के मार्गों के किनारे बसे थे। इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे, जहां समुद्री मार्ग प्रारंभ होता था। और साथ ही साथ मथुरा जैसे अनेक शहर थे जिनका सांस्कृतिक राजनीतिक महत्व था। नगरीय जनसंख्या, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार लोग, देखिए संभ्रांत वर्ग कौन है, शासक वर्ग हुआ, राजा हुआ, ये नगरों में रहते थे, किलेबंद में रहते थे। यद्यपि इनके अधिकांश स्थल व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं हुआ। आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं, हड़प्पा शासन से भिन्न भी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हैं। इनमें से उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली हैं, जिनमें चमकदार कलाई की गई है। उत्तरी कृष्ण मर्जित पात्र, जिसे उत्तरी कृष्ण मर्जित पात्र कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये मैंने एक टेस्ट सीरीज में इसको किया हुआ है, इस पे क्वेश्चन बना था। ठीक है, उत्कृष्ट मर्जमिज कास्ट करके था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। संभवतः इनके उपयोग अमीर लोग किया करते थे। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप, पक्की मिट्टी आदि मिलते हैं। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमें कई नगरों में छोटे धनात्मक अभिलेख मिलते हैं। इसे दाता नाम के साथ साथ प्रायः व्यवसाय का भी उल्लेख किया जाता है। इनमें से कई वाले धोबी भी हैं। आगे की बातें लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए। समुद्र के साथ व्यापार, महाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार नेक्स्ट क्लास में चलेगा।